श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर श्रीमती मंजू काला। खाद्य विशेषज्ञ हैं आप और तरह तरह के व्यंजन आप बनाती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि जो पहाड़ी व्यंजन हैं क्यों इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। जब भी हम देखते हैं जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक मेला हो या किसी अन्य प्रकार का मेला, वहाँ इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं और लोगों की भीड़ लगातार देखने को मिलती है। कुछ संस्थाएं हैं जो विशेष तौर पर महीने में एक दिन ऐसा तय करती हैं जिस दिन पहाड़ी व्यंजन बनाए जाते हैं। लोग बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं, पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लेते हैं। मंजू जी, आप स्वयं इन आयोजनों का हिस्सा रहती हैं। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और जानना चाहते हैं कि ये जो लोकप्रियता मिल रही है, इसके पीछे क्या आधार है? जी शुक्रिया भारती जी। आपने जो मुझसे सवाल किया है कि जो पहाड़ी व्यंजन है उनकी जो लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो मैं सबसे पहला जो कारण मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया ऑर्गेनिक फूड की ओर लौट रही है, तो सबसे पहले कारण यही है कि जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है ऑर्गेनिक हैं। और जो दुनिया फिर बात कर रही है मोटे अनाजों पे। मोटे अनाज हमारे पहाड़ में बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं, फसल होती है। जो मोटे अनाजों से जो बने व्यंजन हैं पौष्टिक हैं, हेल्दी हैं और खाना पकाने का जो तरीका है वो बहुत साधारण है, सरल है। क्योंकि फिर कहना चाहूँगी दुनिया सरलता की ओर बढ़ रही है और हमारा जो पहाड़ी व्यंजन है विविधता भी है, उसमें स्वादों की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। जैसे चैसू है, कापा है। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा कापा है यानी काफली है, वो भारत सरकार का जो संस्कृति का जो पोर्टल है उसमें पहले से ही मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि जो आयुर्वेद कहता है मोटे व्यंजन जो हमारा पहाड़ी समाज यूज़ करता है, आयुर्वेद में भी उन व्यंजनों की महत्ता बताई गई है। स्वयं जो पाणिनि थे, हालांकि लोग उनको व्याकरण के लिए जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी पाणिनि ने भी जो अपना एक, उससे पहले वो फूड ब्लॉगर भी रहे हैं, उससे पहले उन्होंने पहाड़ी व्यंजनों के जो मोटे अनाज है उनसे ही हलवा बनाया था। तो लोकप्रियता में इजाफा होने का यही कारण है कि उनमें स्वाद की वैरायटी है, ऑर्गेनिक है, पौष्टिक है और बहुरंगी भी है, मैं कहना चाहूँगी। जी, बड़े विस्तार से आपने बताया मंजू जी, और निश्चित तौर पर जो कारण आपने गिनाए वो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित भी हो रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। और ख़ास तौर से मोटे अनाजों का वर्ष हम मना रहे हैं और भारत इस मुहिम का नेतृत्व भी कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक अभियान के तौर पर लिया है और इसके लिए तरह तरह के आयोजन पूरे वर्ष भर में किए जा रहे हैं। मोटे अनाज की जो फसलें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनमें वैल्यू एडिशन के लिए नए जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, वो किए जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उत्तराखंड में, खास तौर से पहाड़ी जो व्यंजन है उसमें पौष्टिकता भी है और बहुरंगी है। जैसे आपने कहा उनमें स्वादों की एक श्रृंखला है, सरलता आपने बताया कि बहुत आसानी से उनको बनाया जा सकता है। क्या इतने आसान है बनाना? कुछ व्यंजन तो बहुत आसान है और कुछ व्यंजन थोड़े से टिपिकल होते हैं। चूंकि लोग खाने को पसंद करते हैं तो आसान व्यंजन भी खाते हैं लोग और कठिन व्यंजन भी खाते हैं। आसान व्यंजन जैसे हमारा पहाड़ का जैसे जौला है, उसमें कुछ नहीं करना, दालें भिगो देनी है और सुबह जो झंगोरा है उसके साथ उसको मिक्स करके और नमक के साथ खाते हैं। या जैसे हमारा छछेड़ा है, बहुत आसान है, मट्ठे में झंगोरा मिलाया या मक्की का आटा मिलाया तो वो छछेड़ा बन जाएगा। और बाजरे की खिचड़ी है, बजरू हमारे यहाँ पहाड़ में उसको बोलते थे, तो ये पथ्य भी है, रोगियों को भी दिया जाता था और स्वादिष्ट भी है। और कठिन व्यंजन की बात जहाँ तक है, जैसे हमारे आरसे हैं, उनको बनाने में एक पूरी प्रक्रिया लगती है। चावल की पिट्ठी बनती है और उसका जो पाक डाला जाता है, तो वो एक्सपर्टीज होती है पाक डालने के लिए। तो पहले जो गाँव में कोई बड़ी बूढ़ी काकी या दादी, वो ही एक ही महिला मात्र होती थी जो एक्सपर्ट होती थी वो पाक डालने की, तो वो पाक डालती थी, तब वो आरसे बनाए जाते थे। तो ऐसा आसान और कठिन दोनों ही व्यंजन है। कई व्यंजन ढूंगले हैं हमारे, ये लुप्त होती रेसिपीज है हमारी। ये गधेरों में जो ग्वेर छोरा जिनको बोलते थे, गाय चुगाने वाले जो चरवाहे होते थे, वो ढूंगले बनाते थे। अब ढूंगलों को बनाने के लिए पहले उनको आटे से उनकी गोलियां बनाई जाती थी, आग जलाई जाती थी, फिर उसके अंदर उन ढूंगलों को रखा जाता था, फिर 5-6 घंटे उनको छोड़ दिया जाता था। देन वो ढूंगले निकाल के वो आलू की सब्जी के साथ खाते थे। तो ये कठिन भी है, एक लंबी प्रक्रिया है और टाइम टेकिंग भी है। तो मैं कहना चाहूंगी जो हमारा जो पहाड़ का व्यंजन है दोनों तरीके से बनते हैं। और एक बात और, जैसे किण्वित भी हमारे यहाँ किया जाता है, किण्वित प्रक्रिया भी हमारे यहाँ, फर्मेंटेशन, ताकि प्रिजर्व करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि इस प्रक्रिया को अब ज्यादा अपनाने की जरूरत है। जैसे सिक्किम की में एक पूरी श्रृंखला है, किण्वित जो भोजन है सिक्किम में एक पूरी श्रृंखला है और हमारे यहाँ भी किण्वित प्रक्रिया होती है। इवन की एक बार मैं धारचूला गई थी तो जो पत्ता गोभी है उसके भी सुक्से बनाए हुए थे महिलाओं ने। तो इस तरीके से मूली के सुक्से हैं और शलजम के सुक्से हैं। या अचार बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है।
है, तो ये किणविन करने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी हमारे यहाँ जो मरोज का त्योहार होता है, मटन को किणवित करके या सुखा के सुख से बनाए जाते हैं, ये भी कठिन प्रक्रिया है जी। कठिन है लेकिन काफी आनंददायक है पूरी, क्योंकि उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो उत्पाद मिलता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है और स्वादिष्ट होता है। अब जानना चाहेंगे कि ये जो भोज्य पदार्थ आपने बताए, तो आप इतने आयोजनों का हिस्सा रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोगों का इसमें महज खाने में ही उत्साह है या वो सीखने की प्रक्रिया में भी हैं? वो सीखना भी चाहते हैं कि माह में एक दिन वो खाने के लिए ही इच्छुक नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उसको घर का जो आपकी रसोई है घर में उसका हिस्सा बने जी। तो लोग सीखने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तो पहले क्या था कि जब इस तरीके के आयोजन होने लगे तो जो मार्स था वो जो है उत्सुकता वश आई, क्योंकि जो पहाड़ी जो भोजन है लोग उसको शौक से खाते थे, शौकिया खाते थे और जस्ट फॉर टेस्ट के लिए खाते थे। और जो हमारे घरों की जो रसोइयाँ थी उसमें भी रेगुलर तरीके से नहीं बनता था पहाड़ी जो भोजन है। लेकिन अब लोग आते थे कि कैसा है, लेकिन अब जैसे जैसे लोग आने लगे, पहले वो आते थे घूमने फिरने के लिए इन फेस्ट में, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि उनको लगता है कि हमें लोग रेसिपी पूछते हैं और घर जाके ट्राई करते हैं, फिर देन कॉल भी करते हैं कि हमने ये रेसिपी ट्राई करी। तो अब लोगों में सीखने की प्रक्रिया भी जारी हो रही है। दूसरी बात कि अब युवा भी इसमें रुचि लेने लगा है, जो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो यूथ है, तो वो रुचि लेने लगे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाएं, अपने अपने खाने को थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं, प्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी, मैं आप रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके के छोटे छोटे फेस्ट हर जगह पूरी स्टेट में किए जाने चाहिए और छोटे छोटे कार्यशालाएं, कि ताकि जो हमारा जो पहाड़ी जो अन्न है वो उसको लोग सीखें, उससे तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखें, उत्पाद बढ़ेगा। और ये फूड को जो इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है, टूरिज्म से जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यूथ अगर आगे आएगा तो निश्चित तौर पर ये जो अभियान है ये आगे बढ़ेगा। और आपने कहा कि इसको बहुत खूबसूरत तरीके से हम डिस्प्ले करें, प्रेजेंटेबल बनाएं। एक बात और है कि हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह बिस्किट हैं और वो कोदे के बिस्किट देखने को मिल रहे हैं। ये पौष्टिक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी जो खाद्य पदार्थ हैं, हमारे जो पहाड़ी व्यंजन है, इनमें फाइबर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी। सूप हम लोग आजकल जो हमारा कल्चर है, फूड कल्चर, वो थोड़ा जैसे लोग जो पैकेट वाले सूप पहले पीते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लोग वापस लौट रहे हैं। शिशनु का जो सूप है या गहत का जो सूप है, केरल में और तमिलनाडु में उसको रसम कहते हैं, हमारे यहाँ रस कहते हैं। और अभी एक बात और है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रेसिपी बुक निकाली है, दुनिया के जितने भी जो पर्वतीय इलाके हैं उनकी एक रेसिपी बुक निकाली है। और ये रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे जो पहाड़ के 2 व्यंजन, ठटवानी यानी कि रास और दूसरा रामदाने के लड्डू ने उन रेसिपी बुक में स्थान पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इससे ये जाहिर होता है कि पूरी दुनिया जो है हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी खाना है, उसको अपना रही है। अब बात करते हैं कि 3 तरह के भोजन हम प्रयोग में लाते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में हम लंच जिसे कहते हैं, और रात को डिनर। जी। ये 3 प्रचलित शब्द हैं। बताएं कि क्या अच्छा रहेगा सुबह नाश्ते में, दिन में लंच में, और रात को यदि हम कहते हैं कि हल्का भोजन करना चाहिए। जी। सबसे पहले नाश्ते की बात आती है, पहाड़ में जिसे कलेवा कहते हैं। आमतौर पर तो कलेवे में पहाड़ में जो रोटियां बनाई जाती है, इसकी गहत के पराठे हैं या कोदे की रोटी है, या कोदे के अंदर गेहूं का आटा डाल के चो रोटी बनती थी, या कच्चे गहत को सिल पे रगड़ के लहसुन का पेस्ट डाल के कच्चे गहत की रोटी बनती थी या पटोड़ी बनती थी। लेकिन मैंने कहा कि यदि हमें यूथ को आकृष्ट करना है या इंटरनेशनल जो फूड है उससे फाइट करना है और टूरिज्म से इसको जोड़ना है, तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसमें झंगोरे की बिरयानी बना सकते हैं, झंगोरे का ढोकला बना सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं। ये सेहत के लिए ये स्वादिष्ट भी है, बच्चों को भी पसंद आएंगे और पौष्टिक तो है ही है। और इनमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कोदे की रोटी है उसमें हम पालक काट सकते हैं, गाजर कस सकते हैं, तो जैसे वो थेपला बनता है हमारे, वो उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, दिखने में भी वो अच्छा लगेगा। तो ये नाश्ते में हम चीजें बना सकते हैं। और जैसे मक्की का आटा है, मक्की के आटे में भी हम ऐसे ही पालक काट के और मटर को ऐसे ही यूज करके हम नाश्ता पालक की कचौड़ी है, या जैसे भुट्टा है, हमारे यहाँ भुट्टा होता है बहुत मात्रा में, तो सुबह सुबह भुट्टे का हम नाश्ता कर सकते हैं, उसमें दूसरे फल मिला के। इस तरीके से हम कई चीजें बना सकते हैं नाश्ते में।
में जरूरी नहीं है कि हम रोटियां ही खाएं, कोदे की रोटी खाएं। अभी जैसे कोदे को बाड़ी बनता है, हमारे यहाँ बाड़ी बनता है, लेकिन हम उसके मुद्दे, कर्नाटक में रागी मुद्दे बोलते हैं, हम भी उसके गोल गोल बॉल बना के, चाहे हम उसको आलू के झोल में खाएं या मटन के रस में खाएं या चिकन रस में खाएं, तो टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। रैगी मुद्दा जो है, रैगी खाना बहुत पौष्टिक और बहुत स्वास्थ्यवर्धक है मेरे हिसाब से, तो इनको आजमाया जाना चाहिए। ऐसे ही लंच की हमारे यहाँ एक रस भात होता है, काफली भात होता है, और उड़द की दाल बनती है। उड़द की दाल हमारे यहाँ एक फड़ की दाल होती है कि जब शादी ब्याह होता था तो फड़ लगता था, तो भट्टियां लगती थी बड़ी बड़ी, और जो भड्डू में जो है उड़द की दाल बनाई जाती थी, और कर्म होता था उसको खाने का उड़द की। और पहाड़ियों का जो दाल भात है वो एक अलग तरीके का होता है। आमतौर पे जो चावल और राइस बनता है, राइस थोड़ा अलग हो जाएगा, वो बिखरा बिखरा दाना होगा, लेकिन पहाड़ी जो भात है वो थोड़ा सा गीला होगा, और दाल जो है उसके ऊपर डाल के एक ढेर बना के देन दाल उसके ऊपर डाल के खाई जाएगी, घी डाला जाएगा, और उस दाल में बघार का बड़ा महत्व है। हींग का, जीरे का, लाल मिर्ची का उसमें बघार लगेगा, तब वो पहाड़ी दाल होगी। और भड्डू पे जब वो बनाई जाएगी तब वो पहाड़ी दाल है। गहत की दाल, हम आजकल सर्दियां हैं, गहत की दाल खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, उसके साथ हम भात खाएंगे। कड़ी झोली बनती है हमारे यहाँ, कड़ी अलग तरीके से, लेकिन झोली में हम झंगोरा मिलाएंगे, तब वो जो है झोली होगा। कड़ी, ये जानना जरूरी है कि कड़ी अलग होगी और झोली भात अलग होगा। तो ये हमारा पहाड़ी व्यंजन है। काफली है, चैसा है, तो जैसा एक कहावत है कि अस्कोट से बड़कोट, सैनी हो या मैस, सब खाई चैस, तो चैसा हम खा सकते हैं। जी, रात के भोजन के लिए क्या सलाह देना चाहिए? रात के भोजन में हमारी जैसे कद्दू के टुकड़े, उनकी सब्जियां हैं, पालक की सब्जियां हैं, और दाल बना सकते हैं हम उसमें रात के भोजन के लिए। मंडवे की रोटी है, उसके अंदर हम स्टफ करके, जैसे गहत को स्टफ कर दें, सोयाबीन को स्टफ कर दें, सोयाबीन भट्ट बोलते हैं जिसको, तो उसको स्टफ करके हम उसकी रोटियां या कचौड़ियां, उसको हम, और रायता, हमारे यहाँ रायता होता है, तरह तरीके के पहाड़ में रायता होता है। कंडाली का रायता बनता है, बेथू का रायता बनता है, पीला काकड़ी का जो रायता बनता है वो अलग तरीके का है, और स्नैक्स में हम पकौड़ियाँ खा सकते हैं रायते में। और डेजर्ट बहुत ज़रूरी है, झंगोरे की हम खीर खाएं या फिरनी खाएं या पुडिंग खाएं। ऐसे ही एक जो डिश हमारे यहाँ जो लुप्त हो रही है, एक चौलाई की तस्मे है, जिसको कि सर्दियों के दिनों में दूध में डाल के, दूध को बहुत औटाया जाता है, फिर गुड़ डाल के और चौलाई का वो डाला जाता है, उसको तस्मे बोलते हैं, वो खीर होती है। बाल मिठाई है अल्मोड़ी की। तो इतने तरीके की डेजर्ट है कि लंबी श्रृंखला है हमारे यहाँ पहाड़ी भोजन की। जी, तो ये इसीलिए लोकप्रिय हो रहे हैं कि ये इतने स्वादिष्ट भी हैं और आपने बताया कि बहुत सरल भी हैं। अंत में जैसे कि आप कह रही हैं कि इसको हम टूरिज्म से जोड़ें, इकोनॉमी से जोड़ें, तो जो यूथ है, जो युवा लड़कियां लड़के हैं, वो किस तरह से क्षेत्र में आगे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं भी इसी बात पे आना चाहूँगी। हम जो काम कर रहे हैं कि जो हमारा फूड है, ये पहले हम प्राइड नहीं करते थे। सबसे पहले पहाड़ को अपने फूड पे प्राइड करने की आवश्यकता है, गर्व करने की, कि हमारा फूड बहुत अच्छा है, और अच्छा है ही तभी तो उसको पूरा वर्ल्ड अपना रहा है। मोदी जी ने मन की बात में भी कही है। अंजीर की, हमारे यहाँ अंजीर है, बेड़ू, जिसको बेड़ू पाखा 12 मासा, 12 मास में बेड़ू पकता है, अंजीर पकता है। तो हम इसको टूरिज्म से इस ऐसे जोड़ें, जैसे कि रवाई घाटी का जो रेड राइस है उसका प्रचार करने की जरूरत है। जैसे केरला ने अपने जो चाय के बागान हैं, काली मिर्ची के बागान हैं, उसको टूरिस्ट के साथ जोड़ा है, टूरिस्ट को वहाँ घुमाने ले जाया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ सरकार, जो हमारे यहाँ भी चाय की खेती होती है पछवादून में, और ये रेड राइस होता है, एप्पल फेस्ट करने चाहिए। ये बुरास फेस्टिवल जैसे जापान में होता है, सकुरा खिलता है, सकुरा फेस्टिवल होता है, ऐसे ही हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है यहाँ पे बुरास फेस्टिवल आयोजित करे, और बुरास से बने व्यंजन, पेय पदार्थ, कैंडीज, केक, और उसका जो टूरिज्म के जो मैप में है वो व्यंजन लिखे जाएं, उन फेस्टिवलों का जिक्र किया जाए, फिर पैकेज टूर लगाए और टूरिस्ट को घुमाया जाए उस बुरास को देखने के लिए, उस रेड राइस को देखने के लिए, ताकि वो टूरिस्ट उसको देखे भी और खरीदे भी, वो उत्पाद भी खरीदे। और जो हमारे यहाँ जो यात्रा लाइन में जो चाय के जो छोटे छोटे ढाबे खुले रहते हैं, उन ढाबों को भी एक स्पेशलाइजेशन करने की आवश्यकता है। उन ढाबों पे ना मैगी बिके, ना समोसा बिके, उन ढाबों पे हमारा जो दाल के बड़े हैं वो बिके, हमारा जो काकड़ी का रायता है वो बिके। उस तरीके से हमारी जो पहाड़ी चाय है
जड़ी बूटियों से युक्त पहाड़ी चाय है, वही 2 ही 3 चीजें यदि सरकार दे तो उससे जो है आर्थिकी जनरेट होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं का पलायन भी नहीं होगा। तो मंजू जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम अपने पहाड़ी व्यंजनों पर गर्व कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट हैं, बनाने में भी सरल हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। हम गर्व करें कि हमारे व्यंजन इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। इनका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।